सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी ओर से जय हिंद। आज की जो हमारी क्लास है वो प्रॉफिट एंड लॉस की 10th क्लास है। यानी आज जो है हम टाइप 10 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम 9 टाइप जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने पिछले 9 टाइप नहीं देखे, मैं चाहूंगा कि आप जो है उन 9 टाइप्स को भी जरूर देख लें। फिलहाल आपका फोकस जो है इस टाइप पर होना चाहिए। तो आज का जो टाइप है उसमें हमें क्या डिस्कस करना है, सीधे शुरुआत करेंगे, बिना इधर उधर की बातें किए सीधे टू द पॉइंट बात करते हैं। ठीक है, आप देखो कभी कभी ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, जब जब प्रतिशत लाभ या हानि क्रय मूल्य की संख्या के बराबर हो। एक मिनट, ये कट रहा है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जब भी जो लाभ परसेंट है या फिर जो हानि परसेंट है वो क्रय मूल्य की संख्या के बराबर होगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, इंग्लिश मीडियम वाले समझें, व्हेन प्रॉफिट परसेंटेज या परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो इसमें क्या रहता है, इसमें जो है आपको बताया जाता है, मान लो इसने कहा कि किसी वस्तु को 60 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को उतने ही रुपए का लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य। ठीक है, या फिर 60 रुपए बेचने पर उतने ही रुपए की हानि होती है जितना वस्तु का क्रय मूल्य। तो लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है। लेकिन यहाँ जो लाभ परसेंट है या फिर जो हानि परसेंट है, ये दोनों ही स्थिति में बराबर होता है किसके, क्रय मूल्य के, क्रय मूल्य या सीपी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है, तो मेरे ख्याल से हम इसको समझने के लिए क्या करते हैं, हम सीधा जो है क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि क्या है इस टाइप में और कैसे क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन लेते हैं, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्या कह रहा है, एक वस्तु 144 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है वह प्रतिशत लाभ उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी आपने कोई वस्तु 144 रुपए में बेची, 144 में बेचने पर आपको लाभ हुआ। अब आपका जो लाभ प्रतिशत है वो उतना है जितना उस वस्तु का लागत मूल्य है। यानी सीधे सीधे आप ये कह सकते हो कि लाभ परसेंट जो है वो बराबर है आपके किसके, क्रय मूल्य के, क्रय मूल्य। कैसे, जैसे अगर 90 रुपए आपका क्रय मूल्य है तो आपको 90% का लाभ है। अगर 80 रुपए आपका क्रय मूल्य है तो आपको 80% का लाभ है। अगर 75 रुपए आपका क्रय मूल्य है तो आपको 75% का लाभ है। अगर 60 रुपए आपका क्रय मूल्य है तो आपको 60% का लाभ है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अब जैसे इसको बेहतर होगा कि हम ऑप्शन मेथड से सॉल्व करें, ऑप्शन मेथड, क्योंकि ऐसे वाले क्वेश्चंस में कंसेप्ट से जाना बिल्कुल भी मेरे ख्याल से ठीक चॉइस नहीं रहेगी। जैसे मैंने माना 90, अब 90 रुपए में अगर मैंने कोई वस्तु खरीदी है, मतलब 90 रुपए अगर, क्योंकि मुझे लागत मूल्य निकालना है, मतलब मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना है, सीपी निकालना है। अब अगर मुझे सीपी निकालना है और वो सीपी मैंने 90 माना, तो 90 पे मुझे 90% का ही लाभ होगा, क्योंकि वहां पर क्लियर बोला गया है कि लाभ परसेंट क्रय मूल्य के बराबर है। तो 90 पे जब 90% का लाभ होगा तो 90 का 190 हो जाएगा, और 90 का 190 जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे मालूम है ये किसी भी तरीके से 144 मुझे नहीं मिलने वाला। वहीं दूसरा मेथड जो है, सॉरी दूसरा ऑप्शन जो है वो 80 है। अगर मैं 80 रुपए में उस वस्तु को खरीद रहा हूँ तो 80% का मुझे लाभ मिलेगा। तो 80 पे जब 80% का लाभ होगा तो ये 80 का 180/100 हो जाएगा। अब कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि 180 क्यों हो रहा है, मैंने आपको बताया था
जब भी जो है आपको विक्रय मूल्य निकालना होता है, विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य में क्या करते हैं, क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ परसेंट अपॉन 100। तो सबसे पहले क्रय मूल्य जो हो गया 80, 100 प्लस लाभ, तो अगर 80 का लाभ है तो 100 प्लस 80 180 अपॉन 100। इससे मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, तो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, क्या 18 गुणा 8 मुझे 144 मिलेगा? तो बिल्कुल 144 मिलेगा। इसका मतलब इस वस्तु का जो लागत मूल्य है वो कितना है, वो 80 रुपए का होगा। बात समझ में आई? चलिए एक बार मैं आपको इसे और समझाने का प्रयास करता हूँ। क्या कह रहा है, एक वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है वह प्रतिशत लाभ उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? यानी जो लाभ परसेंट है वो बराबर है किसके, क्रय मूल्य के, सीपी के। तो क्या करना है, इसको आप ऐसे समझिए कि अगर आप वस्तु को 90 रुपए में खरीद रहे हो तो 90% का लाभ होगा, 80 में खरीद रहे हो तो 80% का होगा, 75 में खरीद रहे हो तो 75%, और 60 में खरीद रहे हो तो 60%। अब मैंने क्या किया, मैंने ऑप्शन को जो है सीधे चेक किया। अब 90 रुपए में अगर खरीद रहा हूं तो 90% का लाभ होगा, तो मैंने किया 90 का 190 बटे 100, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 19 गुणा 9 करने पर मुझे 144 नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर मैंने 80 चेक किया, 80 का 180 बटे 100 किया, तो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 18 गुणा 8, ये मुझे 144 मिला, इसका मतलब 80 आंसर हो जाएगा। अब जब आप प्रैक्टिस करोगे इसकी तो आप केवल देखकर भी बता पाओगे, आपको ये सब की करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप कि अब बात ये आपको कुछ हद तक समझ में आई होगी। और आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विनय ने हाथ घड़ी 75 रुपए में बेची, जिससे उसे घड़ी की लागत कीमत के बराबर प्रतिशत लाभ हुआ, लागत मूल्य क्या है? अब पहले आप कुछ बातों को यहाँ पर जानिए, यहाँ पर भी आपको एक ही बात समझाने का प्रयास किया जा रहा है, वो ये है कि 75 रुपए में बेचा गया है, तो मुझे मालूम है कि यहाँ पर जो विक्रय मूल्य है, जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, वो है 75, राइट। अब घड़ी की जो लागत कीमत है वो बराबर है किसके, प्रतिशत लाभ के। इसका मतलब सीधा सीधा ये कहा जा रहा है कि लाभ परसेंट बराबर है क्रय मूल्य। इसका मतलब जितने रुपए में आपने खरीदा है उतना ही आपका क्रय है, मतलब सॉरी उतना ही आपका लाभ परसेंट। तो आप इसको ऐसे ऐसे भी समझ सकते हो, अगर मैं किसी वस्तु को 75 रुपए में बेच रहा हूं और 75 रुपए में बेचने पर अगर मुझे लाभ हो रहा है, तो आप समझिए कि इस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 75 से हमेशा कम होगा, यस और नो। आप इसको 75 से कम में खरीदोगे और फिर 75 में बेचोगे तो ही लाभ हो सकता है। कभी भी ऐसा हो सकता है कि आप किसी वस्तु को 150 रुपए में खरीदो और फिर 75 में बेच दो और आपको लाभ हो जाए, तो ऐसा तो संभव नहीं है। अब क्योंकि मुझे ऑप्शन मेथड से इसको सॉल्व करना है, तो जरूरी नहीं है कि सभी ऑप्शंस को मैं बार बार सॉल्व करके ही चेक करूं। आप यहाँ पर देखो 150, ये क्या है, लागत मूल्य। लागत मूल्य अगर लाभ होता है तो हमेशा विक्रय मूल्य से कम होता है, यानी 75 से कम होना चाहिए। तो 150 कभी भी नहीं हो सकता, 175 कभी भी नहीं हो सकता। अब मेरे पास ये दो ऑप्शन बच रहे हैं। अब जैसे अगर मैं इसको चेक करूं, 60 वाले ऑप्शन को अगर मैं चेक करता हूं, आप इस यहाँ देखिए इसको, अगर मैं 60 रुपए में किसी घड़ी को खरीद रहा हूं तो मुझे 60% का ही लाभ होगा, तो 60 का 160 बटे 100, क्या ऐसा करने पर 75 मिल रहा है? तो आंसर है कि नहीं मिल रहा है। जब ये नहीं है तो 50 रुपए में खरीद कर 50% का लाभ है, तो 50 का 150 बटे 100
दो जीरो से दो जीरो कैंसिल। क्या 15 गुणा 5 करने पर 75 मिलता है? तो जवाब है हाँ। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 75 रुपए। तो अब तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह है, और ये क्वेश्चन सब के सब वो क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ जो अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, यानी ये सब के सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसा मैं आपको कह रहा था ना, PYQs पे आपको प्रैक्टिस करना है, तो ये सब के सब जो है पूछे गए क्वेश्चंस हैं अलग अलग एग्जाम्स में, और इसी पैटर्न पर आगे भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो वहां पर मैं ये चाहता हूं कि कोई भी टाइप, कोई भी पैटर्न आपसे छूटे ना। तो अब उसके लिए जरूरी ये है कि हम हर टाइप को सिस्टमेटिक तरीके से अप्रोच करें और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। और आप समझिए कि जहां जैसी जरूरत है आपको वहां क्वेश्चन को उस तरीके से करना है। जहां कंसेप्ट बेहतर है वहां कंसेप्ट से कीजिए, जहां आपको लगता है कि ट्रिक बेहतर है वहां ट्रिक से कीजिए, जहां आपको लगता है कि ये ऑप्शन से हो जाएगा तो ऑप्शन से कीजिए। यानी एनी हाउ आपको जो आपका टारगेट है वो ये होना चाहिए कि मुझे दो चीजें मास्टर करनी है, मुझे दो चीजों पर काम करना है। नंबर वन स्पीड, और नंबर टू एक्यूरेसी। अब आप समझे, ये जो मैं यहाँ पे दो बातें बता रहा हूँ, इसमें सबसे पहले क्या सीखना है? सबसे पहले सीखना है एक्यूरेसी, यानी जितने भी क्वेश्चंस आप करो उनके आंसर सही आए। अब अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो 6 महीने से 1 साल तक जो है जब तैयारी करते हैं तो वो एक्यूरेसी तो डेवलप कर लेते हैं लेकिन स्पीड डेवलप नहीं कर पाते। तो मैं आपको बताऊं, जब तक ये दोनों चीजें नहीं मिलेंगी तब तक सिलेक्शन जो है कहीं ना कहीं वो आपका मुश्किल रहेगा। तो पहले तो आप एक्यूरेसी सीखिए। एक्यूरेसी का मतलब है कि सटीक आंसर आना चाहिए, सही आंसर आना चाहिए, एक्यूरेट। और फिर जब आपकी एक्यूरेसी डेवलप हो जाए तो स्पीड कैसे आएगी? स्पीड आएगी बार बार प्रैक्टिस करने से, और फिर जो है कंसेप्ट्स के साथ चीजों को ट्रिक मेथड से भी जानने का प्रयास करना है, फिर ऑप्शन मेथड से भी जानने का प्रयास करना है। तो जब आप ये करने लगोगे तो आपकी फिर स्पीड भी बन जाएगी। और जिस दिन आपने इन दो चीजों को अच्छे से मास्टर कर लिया, ये दो चीजें आपने जो है अच्छे से सीख ली, उसी दिन से आप ये यकीन मानिए कि आपको मैथ्स जो है कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली मैथ में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। तो इन दो बातों पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए, पिछले जो दो क्वेश्चन थे हमारे पास उनमें क्या था? इस क्वेश्चन में भी लाभ हो रहा था और इस वाले में भी लाभ है। अब ये जो तीसरा क्वेश्चन है वो हानि पर है, और हानि वाले केस में मैं आपको बताऊं, यहाँ पर आपको जो आंसर मिलेंगे वो दो आंसर देखने को मिलेंगे। अब जैसे यहाँ क्या कह रहा है, कुमार एक वस्तु को 21 रुपए में बेचता है जिससे उसको उतने प्रतिशत की हानि होती है जितने की उसने वस्तु क्रय की। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? यानी सीधी सीधी बात यह है कि यहाँ पर जो हानि परसेंट है वो बराबर है क्रय मूल्य के। और पिछले क्वेश्चन में क्या था? पिछले क्वेश्चन में ये लाभ के बराबर हो रहा था। अब हानि वाले केस में क्या होगा? हमेशा आपको दो जो है ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि हानि वाली कंडीशन दो जगह वेरीफाई हो सकती है। अब आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊं। कभी भी क्वेश्चन अगर हानि पे आए तो आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो आपको ऑप्शन ए प्लस बी, यानी जो भी ऑप्शन दिया है उन दोनों को जोड़कर 100 होना चाहिए। ये आपके लिए ट्रिक है, ये मास्टर ट्रिक है, इससे आप तुरंत क्वेश्चन को बना पाओगे। अगर ऑप्शन को जोड़कर 100 हो रहा है तब तो जो है आपका आंसर सही है, अगर नहीं हो रहा तो नहीं। अब मैं इससे यहाँ देखूं, अगर मैं इनको जोड़ता हूँ 21 और 100, क्या ये 100 होगा? नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। अगर मैं इसको जोड़ू 36 और 27, 100 बनेगा? नहीं बनेगा। 28 और 43, 100 बनेगा? नहीं बनेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, 30 या 70।
तो कुल मिलाकर मैं वही बात आपको यहाँ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जहां जैसी जरूरत है आपको वो मेथड सीख लेने। तो ये तो ठीक है। अब इमेजिन करो कि ऐसे ऑप्शन आ जाएं जिनमें सब में ही जो है चारों ऑप्शन में 100 अगर हो रहा हो, तो फिर उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो अब आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दो कि क्या करना है। तो जैसे हम लाभ वाले क्वेश्चन को कर रहे थे उसी तरीके से हम यहाँ पर भी करेंगे। जैसे मैंने माना कि कोई वस्तु मैंने 30 रुपए में खरीदी, मैं इसको ही वेरीफाई कर रहा हूँ, 30 रुपए में खरीदी। जब मैंने इसको 21 रुपए में बेचा तो मुझे 30% की हानि हुई, क्योंकि जितना क्रय है उतनी हानि है। तो 30 रुपए पे अगर 30 की हानि हो गई तो कितना बचा, 70 बचा। तो 30 का 70 बटे 100 सॉल्व करेंगे तो 21 आ जाएगा, यानी 30 क्रय मूल्य हो सकता है। या फिर मैंने माना कि वस्तु को मैंने 70 रुपए में खरीदा, जब 70 में खरीदा तो 70% की हानि होगी। अगर 70% की हानि हो गई तो क्या बचेगा, 30 बचेगा, 30 बटे 100। इसको सॉल्व करने पे 21 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। आप ये मैं कर कैसे रहा हूं, आप इसको ऐसे देखो, जब भी आप जो है विक्रय मूल्य निकालते हो एसपी, तो एसपी बराबर क्या करते हैं, सीपी इंटू, अब हानि हो रहा है तो 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। तो मैं एसपी तो ये रहा आपका 21, क्रय मूल्य सीपी ये रहा, जितना लॉस है यानी अगर 30 पे 30 का लॉस है तो 70 हो जाएगा, और 70 पे 70 का लॉस है तो 30 रहता है। उससे मैंने वेरीफाई किया और दोनों बार जो है वो मुझे 21 वैल्यू मिली और 21 ही वैल्यू मुझे चाहिए थी। अब इसके लिए जो मैंने आपको ट्रिक बताई है उसको भी आप यहाँ पे समझ लें। क्या है कि आपकी जो पहली वैल्यू है, वैल्यू 1, इसको मैं V1 मान लेता हूं, और दूसरी वैल्यू V2, ये दोनों वैल्यू को टोटल करने पर 100 होना चाहिए। ये जरूरी है, हमेशा 100 होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी 100 नहीं मिल रहा है, इनको जोड़ने पर 121 हो जाएगा, इनको जोड़ने पर 100 नहीं होगा, इनको जोड़ने पर भी 100 नहीं होगा, और इनको जोड़ने पे 100 हो जाएगा। तो अगर आप वेरीफाई भी नहीं करना चाहते, मतलब आप ये भी नहीं करना चाहते, तो डायरेक्ट जो है आप आंसर तक आ सकते हो। तो मेरे ख्याल से जरूरत क्या है कि हम फोकस के साथ किसी भी चीज को सीखें। अब जैसे मान लो उदाहरण के लिए मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया, अब ऐसा नहीं है कि ये एक क्वेश्चन करने के बाद आपको बस ठीक है बोला, सर बढ़िया रहा, समझ में आया, और फिर आप उसकी प्रैक्टिस ना करो। आपको क्या करना है, आपको और क्वेश्चंस ऐसे देखने हैं। आपको मैं यहाँ एक बात बताऊं कि जो मुख्य काम है वो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सिमिलर क्वेश्चंस, सिमिलर क्वेश्चंस। अब ये क्या है, जैसे पहले तो आप इन्हीं क्वेश्चंस को लगाइए जो मैंने अभी आपको कराया, जिनका मैथ वीक है वो इस तरीके से आगे बढ़े। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको जो है इन्हीं क्वेश्चंस से मिलते जुलते क्वेश्चंस, जैसे अभी यहाँ पर जो है 21 है, आप कोई क्वेश्चन ऐसा देखो जिसमें कोई वैल्यू और आए। अब इसके लिए जो है आप किसी भी बुक को फॉलो कर सकते हो, है ना, और बहुत सारे ऑप्शंस हैं आज के समय में, तो डिजिटल दुनिया है, हम तमाम जगह से सोर्सेस को इकट्ठा कर सकते हैं। बस यही है कि अगर मैंने एक क्वेश्चन कराया तो आप जो है अधिक से अधिक आपको क्या करना है, मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, जितना अधिक हो सके उतना आपको प्रैक्टिस कर लेना है। फिर आपके लिए क्या रहेगा कि प्रैक्टिस करते करते ये चीजें आपको समझ में आने लगेंगी, आप देखते ही समझ जाओगे कि इसका आंसर ये होगा और इसका आंसर ये होगा। और देखिए कि अगर हमें जॉब चाहिए तो ये सब तो करना होगा, ऐसा नहीं है कि एक या दो क्वेश्चन लगाने मात्र से आप चीजों को सीख जाएं। अगर आप सिमिलर क्वेश्चंस को ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया जो है वो रहने वाला है। तो मेरे ख्याल से जो है फिलहाल इस सेशन में इतने ही क्वेश्चन है, आगे अगला टाइम है। तो आज के लिए बस इतना ही।
आपसे हमेशा की तरह एक ही गुजारिश रहेगी मेरी कि आप प्रैक्टिस करना मत छोड़िए, क्योंकि मेरा जो मुख्य उद्देश्य है वो है आपके माता-पिता के चेहरे पर खुशी लाना, और वो संभव है जब आप अपने लक्ष्य को पालोगे, आप जो जॉब चाहते हो उस जॉब में आप सिलेक्ट हो जाओगे। तो मैं उनको जो है खुशी देखना चाहता हूँ। उसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप जो है मेहनत करें जितना आपसे हो सके, और जहाँ भी आपको कैसी भी कोई कमी आती है तो आप मुझे बताइएगा। मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें एक सिस्टम के साथ आपको प्रोवाइड की जाए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आगे मुलाकात होगी आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और लगातार आगे बढ़ते रहिए। इसी के साथ आज की क्लास के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, और एक बार फिर से आप सभी लोगों को मेरी ओर से जय हिंद। थैंक यू सो मच।